हेलो एवरीवन। एवरेज के इस नए सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग तापमान और क्रिकेट पर आधारित सवालों को देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये वन ऑफ द फेवरेट टाइप है जो एग्जामिनर का, जो हमसे ये पूछा जाता है, चाहे तो टेम्परेचर पर बेस्ड हो चाहे फिर क्रिकेट पर बेस्ड हो। राइट, आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का पहला सवाल है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले हम इसको बेसिक तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करना है। पहले दिया हुआ है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान। मैंने कहा जी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका जो एवरेज टेम्परेचर दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है। अगर मैंने यहाँ पर बीच में प्लस लगाया, इसका मतलब इन सब का सम लिखना है, तो सम कितना होगा आप कहेंगे 135 डिग्री। आगे लिखा हुआ है कि मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 42 डिग्री, यानी कि इन तीनों का अगर इन तीनों को हम गुना करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, तो 42 या कितना 126 डिग्री हो जाएगा। अगला लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री हो तो बृहस्पतिवार का ज्ञात करना। सोमवार का दिया हुआ है, थर्सडे का पूछा जा रहा है, निकालना सिंपल है। ऊपर का इक्वेशन आप पहला नंबर इक्वेशन दे दीजिए, दूसरे का नाम आप दूसरा नंबर इक्वेशन दे दीजिए, और पहले में जब दूसरे को आप घटा देंगे तो आप पाएंगे कि ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा और वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मंडे माइनस थर्सडे जो होगा वो 135 माइनस 126 9 डिग्री रहेगा। यहाँ से आपको मंडे की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। मंडे की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे मंडे बराबर 49 डिग्री दे रखी है, माइनस थर्सडे बराबर 9 डिग्री, यानी कि थर्सडे की जो वैल्यू रही होगी, थर्सडे को जो टेम्परेचर रहा होगा वो 40 डिग्री रहा होगा, और यही इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर था। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। अब आइए इसको देखते हैं रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पर। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है उसी कॉन्सेप्ट को इसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, इन चीज़ों को देखते हैं। आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट था वो रिप्लेसमेंट का, रिप्लेसमेंट, एंट्री और एग्जिट। इस पर हमने 2 सेशन ऑलरेडी ले रखा है, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि टेम्परेचर पर बेस्ड क्वेश्चन में किस तरीके से रिप्लेसमेंट का यूज होगा। देखिए स्टार्ट होगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन सब का सिर्फ एवरेज लिख रहा हूं, ध्यान रखना एवरेज दे रखा है 45। बाद में जो लाइन थी थर्सडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका जो एवरेज था वो था 42 डिग्री। आपने यहां से देखा कि एवरेज में कमी आई, पहले 45 डिग्री था, बाद में यह 42 डिग्री हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे ऊपर में भी है और नीचे में भी है। ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों साइड में है, लेकिन मंडे की जगह पर थर्सडे आया। मंडे की जगह जब थर्सडे आया तो मंडे को थर्सडे ने क्या किया, रिप्लेस किया। इसके कारण ही तो एवरेज में कमी आई। एवरेज में कमी कितने की आई? आपने कहा जी 3 की। आप अगर टोटल निकालने जाएंगे तो टोटल में कितने की कमी दिखेगी? आप कहेंगे ये जो 3 है ये एक दिन में कमी है, यानी पर डे की 3 की कमी है, औसतन 3 की डिग्री की कमी हुई। मैंने कहा जी कितने दिन में 3-3 की कमी हुई होगी? आपने कहा जी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हर एक के हिस्से 3-3 कम हो गए होंगे, यानी कि मंडे की जगह पर जब थर्सडे आया होगा, मंडे को जब थर्सडे ने रिप्लेस किया होगा तो वो 9 डिग्री कम लेकर के आया था। तो मंडे से कम लेकर के आया था कौन? थर्सडे। कितना डिग्री? आपने कहा जी 9 डिग्री। आप यहां से बताइए कि थर्सडे की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे या नहीं? थर्सडे की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे कि नहीं? जब मंडे की वैल्यू को आप इसमें पुट कर देंगे तो थर्सडे की वैल्यू भी निकल करके आ जाएगी। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो रिप्लेसमेंट से करेंगे। बाकी जब एग्जामिनेशन में आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ना ये लिखने की जरूरत है ना ये लिखने की जरूरत है, आपको डायरेक्टली ये देखना है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर 42 डिग्री दे रखा है, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों जगह पर है, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। आपने देखा जी 45 डिग्री बड़ा है, 42 डिग्री छोटा है, यानी कि मंडे से थर्सडे जो होगा वो कम आया होगा लेकर के, तभी एवरेज में कमी हो गई होगी। आप कहेंगे जी कितने की कमी हुई होगी?
हमने कहा 45 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यानी 3 डिग्री की कमी हुई औसतन। जब औसतन 3 डिग्री की कमी होगी तो टोटल कमी कितने डिग्री की रही होगी? आपने कहा 9 डिग्री की। यदि सोमवार का तापमान उसमें आपको 49 डिग्री दे रखा है तो थर्सडे यहां से आप निकाल करके बता देंगे कि थर्सडे बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 40 डिग्री, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री है, यहां से आपने अब उसी तरीके से बता रहा हूं कि देखो मंगलवार और बुधवार यहां पर भी है, मंगलवार और बुधवार यहां पर भी है। पहले 35 डिग्री था, बाद में आया तो 34 डिग्री हो गया। कुछ कम लेकर के आया होगा कौन? मंडे की जगह जब थर्सडे आया तो कुछ कम लेकर के आया। कितना कम लेकर के आया? तो आपने कहा जी 1 डिग्री। मैंने कहा 1 डिग्री, तो औसतन कम लेकर के आया था। टोटल कितना कम लेकर के आया? आपने कहा जी टोटल 3 डिग्री कम लेकर के आया, क्योंकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार हर एक के हिस्से से 3-3 डिग्री क्या हो गई? कम, एक डिग्री कम हो गई, तो टोटल 3 डिग्री की कमी हो गई। आपने यहां से इक्वेशन दिखा कि मंडे माइनस जो थर्सडे था वो 3 डिग्री के बराबर था। क्वेश्चन में अगला आगे दे रखा है कि सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान का अनुपात 10:9। अगर आप इसको x मान करके बनाते तो आप लिखते कि मंडे 10x होगा और थर्सडे 9x होगा। लेकिन जब आप रेशियो पढ़ते हैं तो x नाम से आप थोड़ा सा परहेज करते हैं। चीजों को एक्स्ट्रा लिखने की बजाय थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं कि मंडे अगर 10 था, थर्सडे 9 था। इसका मतलब इसका रेशियो जब 10:9 था, इसके बीच का डिफरेंस हमें दे रखा है 3, तो डायरेक्ट आप इसी का डिफरेंस लिख लीजिए कि 1 यूनिट जो होगा इसकी वैल्यू दे रखी है 3 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान क्या होगा। यहां से आप मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहां से आप मंडे की वैल्यू जरूर निकाल पाएंगे कि मंडे 30 डिग्री रही होगी तो थर्सडे 27 डिग्री रही होगी। चीजें यहां तक समझना। हर एक टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको अलग सीखने को मिलेगा, अलग देखने को मिलेगा। आप यहां पर पाएंगे कि थर्सडे बराबर 27 डिग्री हो गया और मंडे बराबर 30 डिग्री हो गया। अगर हमसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा होता कि मंडे कितना रहा होगा या थर्सडे कितना रहा होगा तो आपने बता दिया होता अब तक। लेकिन क्वेश्चन में इससे एक स्टेप आगे ले जाकर के पूछा गया है कि बुधवार और मंगलवार का औसत तापमान क्या होगा। आप फिर से पहले इक्वेशन पर जाइए। पहला इक्वेशन लिखा हुआ है कि देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका जो एवरेज टेम्परेचर था ना वो 35 डिग्री था। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मंगलवार और बुधवार, यानी कि इन दोनों का हमें सम निकाल लेंगे तो औसत निकल जाएगा। अगर इसमें से m को घटा देंगे तो आप बताओ कि m की वैल्यू कितनी थी, यानी मंडे की कितनी थी? आपने कहा जी 30। इसको देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चाहे तो आप पहले ऊपर वाले इक्वेशन से सॉल्व कर सकते थे, चाहे तो फिर नीचे वाले इक्वेशन से सॉल्व कर सकते थे, अगर दो इक्वेशन आपने बनाया होता। लेकिन मैंने यहाँ पर ऊपर वाले से सॉल्व करने की पहले कोशिश की है। आप यहाँ से बताना कि ऊपर में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हर एक के पास 35 डिग्री था। बाद में मंडे के बाद में पता चला कि मंडे के पास 30 डिग्री था, यानी कि अब जो बचा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे उसके पास कितना रहा होगा। रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, एंट्री एग्जिट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। उसके बेस पर आप ये चीजें आसानी से बता सकते हैं कि अगर मंडे यहाँ भी 30 रहा होगा, अगर यहाँ पर भी मंडे 30 रहा होगा, यानी कि वहां से अगर 30 लेकर के या तो निकल गया होगा तो अपने हिस्से का 5 डिग्री यहाँ छोड़ गया होगा। आप कहेंगे इसने 5 डिग्री अगर छोड़ दिया होगा अपने हिस्से का तो ये 5 डिग्री किनके किनके बीच बच जाएगा? आपने कहा जी ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच में बढ़ जाएगा। जहां ट्यूसडे 35 और वेडनेसडे 35 हुआ करता था, अब वहां पर ये दोनों 37.5 और 37.5 डिग्री रहे होंगे। चीजें क्लियर है? इस चीज को दोबारा समझाऊंगा, दूसरे इक्वेशन से भी बना करके सिखाऊंगा, लेकिन पहले जो बता रहा हूं इस चीज को ध्यान से सीखने की कोशिश करो। एक बार में चीजें बिल्कुल आसान है, ये चीजें एक बार में समझ में आ जाएगी, ज्यादा मुश्किल ये चीजें नहीं है। आप ध्यान देना कि नीचे वाले इक्वेशन में हमें m के बारे में पता है कि मंडे का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है। मैंने क्या बताया कि अगर मंडे ऊपर वाले हिस्से से अपना 30 डिग्री लेकर के निकल जाए तो ऊपर वाले हिस्से में मंडे के हिस्से में 5 डिग्री छोड़ करके वो आ रहा है। आपने कहा जी छोड़ करके आ रहा है, तो मैंने कहा छोड़ करके आ रहा है तो किसके हिस्से में वो जाएगा? आपने कहा जी ट्यूसडे और वेडनेसडे के हिस्से में जाएगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे के हिस्से में कितना कितना जाएगा? जब बात एवरेज की होगी तो एवरेज मतलब होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो 5 डिग्री बच गया, ये 5 डिग्री अब बाकी बचे संख्याओं में बराबर बराबर क्या हो जाएगी? बट जाएगी। अगर ये चीजें बराबर बराबर बटेगी तो आप बताओ ट्यूसडे के हिस्से में एक्स्ट्रा 2.5 आएगा और वेडनेसडे के हिस्से में भी एक्स्ट्रा 2.5 आएगा। यहां तक क्लियर? आप बताना कि ट्यूसडे के पास पहले से 35 डिग्री थे ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से और वेडनेसडे के पास भी 35 डिग्री थी,
यानी कि अब जो इन दोनों के पास हो जाएगा, ट्यूसडे के पास भी 37.5 डिग्री हो जाएगा और वेडनेसडे के पास भी 37.5 डिग्री हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे कि इन दोनों का औसत बता दो। आप बताओ दोनों के दोनों नंबर बराबर है, यानी कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा वो 37.5 डिग्री हो जाएगा या नहीं। ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर 37.5 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो ट्यूसडे भी 37.5 और वेडनेसडे भी 37.5, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आप पाओगे ये 75। फिर एवरेज निकालने के लिए आप 2 से भाग दोगे तो 37.5 और 37.5 ही तो आएंगे। चीजें समझ में आई? चलो एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, इस तरीके से समझना। इसी चीज को अगर हम नीचे वाले इक्वेशन से लेकर के आएंगे तो कैसे लिखेंगे। आपने देखा जी, नीचे वाला इक्वेशन अगर लिखोगे तो आप लिखोगे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 34 डिग्री दे रखा है। यहां पर आपको थर्सडे के बारे में पता होना चाहिए। तो थर्सडे अगर पिछले इक्वेशन का आपको याद हो तो थर्सडे कितना था, आपने कहा जी 27 डिग्री निकल करके आया था। 9 तिया 27, 9 तिया 27 था और ये 10 तिया 30 था, यही तो आया था। आप अब बताओ, ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से थर्सडे 34 है, लेकिन नीचे में हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि ये 27 डिग्री है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां से थर्सडे अपना हिस्सा निकाल लिया हो, अगर थर्सडे ये ग्रुप छोड़ करके निकल गया हो तो थर्सडे ने कितना अपना हिस्सा ऊपर छोड़ दिया। आप कहेंगे जी 27 लेकर के जब निकला होगा तो उसने अपना हिस्से का 7 ऊपर में छोड़ दिया। अगर 7 ऊपर में छोड़ देता, इसका मतलब ट्यूसडे के हिस्से में 3.5 को बांट देते, 3.5 और 3.5 को ट्यूसडे और वेडनेसडे के हिस्से में, जबकि ट्यूसडे और वेडनेसडे के पास खुद के अपने 34 और 34 पहले से थे। इस 34 से पता चल गया हमें कि औसत अगर 34 है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के पास सबके पास 34 34 34 थे। अगर हम ऐसे इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो हम ऐसा कह सकते हैं। अब बताओ कि ट्यूसडे के पास टोटल कितना रह गया, आपने कहा जी 37.5। सेम चीजें तो वेडनेसडे के पास भी रह जाएगी, क्योंकि यही तो औसत में बांटा था हमने। एवरेज मतलब ही होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने सबको 7 का जो भी बचा हुआ हिस्सा था, इसको अगर आपने रिमेनिंग चीजों में बांट दिया बराबर बराबर, और पहले से भी चीजें बटी हुई थी, तो आप बताओ कि एवरेज में क्या चेंज आएगा। आपने पढ़ा है पहले कि अगर सारे नंबर में x नंबर को जोड़ दिया जाता है तो एवरेज भी x से बढ़ जाता है। आपने देखा कि हर एक नंबर में आपने 3.5 जोड़ दिया तो एवरेज जो पहले 34 था वो भी 3.5 से बढ़ जाएगा। तो अब जो नया एवरेज होगा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का, वो जो नया एवरेज होगा वो 37.5 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चीजें उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। तीनों तरीके से इसको बताने की कोशिश की है। इस तरह से आप अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि किसी शहर में एक महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 58 डिग्री तथा दूसरे, तीसरे, चौथे एवं 5वें दिनों का औसत तापमान 66 डिग्री। ठीक, देखिए पहले 4 दिन की बात कर रहा है। पहले 4 दिन में मतलब 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख औसत तापमान दे रखा है 58 डिग्री। अब आप चाहें तो डायरेक्टली काट करके बना सकते थे। चलो काट करके बनाता हूं, क्योंकि वैसे ही जब सीखा है तो काट करके डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए एक महीने के प्रथम 4 दिन, प्रथम 4 दिन मतलब 1 2 3 4, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान 66 डिग्री। पहले 58 डिग्री था, बाद में 66 डिग्री हो गया। इसका मतलब जब 5वां दिन आया होगा तो एवरेज से अधिक लेकर के आया होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिफ्थ डे उसने रिप्लेस किसको किया होगा, आपने कहा जी फर्स्ट डे को। 5th माइनस फर्स्ट कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 डिग्री। और कितने दिन पर ये डिफरेंस आएगा, तो आप कहोगे कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन के, यानी कि 4-4 दिन के हर एक दिन में उसने 8-8 डिग्री की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। 58 था 66 हो गया, यानी हर इतने दिन की वृद्धि हो गई। आप बताना कि 5वां दिन और पहला दिन का अंतर कितना रहा होगा। 5th डे माइनस फर्स्ट डे का डिफरेंस आपको यहां से पता चला जी 32 डिग्री। क्वेश्चन में दे रखा है यदि पहले एवं 5वें दिनों का तापमान 7:11 के अनुपात में, आपको पता है कि 5वां दिन जो था उसका अनुपात 11 है और पहले दिन का अनुपात जो है वो 7 है। यहां से इसका डिफरेंस 4 है और इसी 4 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है 32। एक की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा जी 8 डिग्री। आपने क्या कहा जी 8 डिग्री। जब 8 डिग्री हो गया एक की वैल्यू, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इन दोनों दिनों का तापमान क्या होगा। आप बताओ 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 8 56। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 11 8 जी 88। इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट अप्रोच था। आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्लेसमेंट का
किस तरह का रोल है टेम्परेचर के क्वेश्चन में, चीजें समझ में आ गई। मैंने ये जो 5th डे लिखा है इसका मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, पहला दिन ए है, दूसरा दिन बी है, तीसरा दिन सी है, फिर डी है, फिर हुआ था कि बी सी डी और 5वां दिन ई आ गया। बाद में हमें पता चला कि ये तीनों दिन तो कैंसिल हो गया और ई जब आया तो टेम्परेचर बढ़ गया, यानी ई माइनस ए जो था वो कितना डिग्री हो गया, 32 डिग्री। ई की वैल्यू 11 दे रखी है और ए की वैल्यू 7 दे रखी है, इसका डिफरेंस 4 है, 4 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 8, इसीलिए 7 8 56 और 11 8 88। इस तरीके से भी आप बना सकते थे, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब क्वेश्चन में इस तरह का दे रखा हो तो क्वेश्चन में ही हम डायरेक्ट कट कर देंगे और ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे पहला 5वां और पहले दिन का अंतर 32 डिग्री है, उसी चीज का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 7:11, यानी 4 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 8 और इस तरह से 7 8 56 और 11 8 88 हमारा उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 25 डिग्री है। बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार के तापमान यहाँ पर देखिए कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक था, फिर यहाँ पर बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि चीजें ऐड हो रही है, चीजें आगे बढ़ती जा रही है, कॉमन नहीं है। तो आपने देखा पहले मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका जो औसत तापमान है वो 25 डिग्री है ना। बाद में लिखा हुआ है बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार का, यानी थर्सडे प्लस फ्राइडे कितना डिग्री दे रखा है जी, इसका डायरेक्ट योग दे रखा है 52 डिग्री, यानी इसका सम दे रखा है। मैं क्या करता हूं, इस 25 का ये जो 25 डिग्री एवरेज था इसका भी सम लिख देता हूं। सम कितना हो गया, आपने कहा जी 75 डिग्री। शनिवार और रविवार का तापमान, शनिवार का तापमान रविवार के तापमान से 2 डिग्री अधिक है, यानी कि सैटरडे माइनस अगर संडे कर दें तो 2 डिग्री निकल करके आता है। उसके बाद यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान, अब पूरे सप्ताह का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से करते हुए अगर संडे तक आए तो इसका औसत तापमान 25 डिग्री दे रखा है, तो आप बताओ इसका सम कितना हो जाएगा। 25 गुना 7, सप्ताह में 7 दिन, इसीलिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने टोटल कितना देखा जी, 175 डिग्री हो जाएगी किसकी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 175 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर देखो आपने जो लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन सब का आपको सम पता है कि इन 5 दिनों का सम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का सम 70, 50, 120 और 7 127। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इतना का वैल्यू आपको 127 पता है। आप अगर ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाओगे तो आप क्या पाओगे, ऊपर में सैटरडे, सैटरडे पूरा लिखा है मैंने SAT, सैटरडे प्लस संडे, सैटरडे जो और प्लस संडे, सैटरडे और संडे का समेशन कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 175 में 127 को घटाना पड़ेगा, 15 में 7 घटेगा 8, 16 में 12 घटेगा 4, यानी सैटरडे और संडे का जो समेशन है, सैटरडे और संडे के तापमानों का जो योग है वो है 48 डिग्री। इसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैटरडे माइनस संडे 2 दिया हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया, सैटरडे माइनस संडे और बराबर में 2 डिग्री। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शनिवार और रविवार के तापमान अलग अलग ज्ञात करें और इसका औसत भी ज्ञात करें। देखिए औसत निकालने के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं थी, औसत आपको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि सैटरडे और संडे का सम 48 है, तो एवरेज कितना रहा होगा। एवरेज तो कोई भी बता देगा कि भैया 24 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा, कि भैया 2 दिन है, 2 से भाग दे दो, दो चीजों का सम अगर आपको दे रखा है, अगर उसका एवरेज निकालना है तो दोनों साइड 2 से भाग दे दो, ठीक है। अब एवरेज पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें यह भी पूछा गया था अलग अलग टेम्परेचर बताने के लिए। अलग अलग टेम्परेचर बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए हुए, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं करना आता तो आप चाहे तो एक बार दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो फिर यहाँ पर आपको दिखेगा 2 सैटरडे प्लस 48 और 2 50, यानी सैटरडे बराबर 50/2, यानी सैटरडे बराबर 25। ये इस तरीके से आप डिटेल्स में करते, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि अगर आपको सैटरडे की वैल्यू लिखनी है, सैटरडे की अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, इन दोनों, अगर यहाँ से सिर्फ सैटरडे की वैल्यू, सैटरडे देखो दोनों साइड में प्लस में है, अगर सैटरडे की वैल्यू लिखनी है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग देना, 48 2 50 और बटे में 2 करना और 25 डिग्री आंसर। अगर आपको संडे की वैल्यू लिखनी हो तो संडे की वैल्यू लिखने के लिए संडे देखो एक साइड प्लस में एक साइड माइनस में, यानी इन दोनों को डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखना, इन दोनों को घटा देना। 48 माइनस 2 कितना 46 और उसका आधा कर दो 23 डिग्री। बोट एंड स्ट्रीम जब आप पढ़ोगे उस टाइम आप इस कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा यूज पाओगे।
ठीक है। यहाँ से सैटरडे 25 डिग्री और संडे 23 डिग्री हो जाएगा और इन सब का एवरेज इन दोनों के बीच में यानी 24 डिग्री। चीजें क्लियर है। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका था जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे सवाल को। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इस 1999 में मई माह में औसत तापमान 40 डिग्री था। ठीक है भाई, मई महीना है और इसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मई की तुलना में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का तापमान का अनुपात दिया हुआ है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन सब का तुलना किया गया है मई से। कैसे किया गया है कि आप देखोगे कि तुलना में जून, मई की तुलना में पहले जून दिया हुआ है 5:6, यानी कि अगर मई 5 रहा होगा तो जून में 6 डिग्री रहा होगा। फिर मई और जुलाई 1:1, यानी कि अगर मई 1 रहा होगा तो जून भी 1 रहा होगा। फिर इसी तरह से इसमें चला, फिर ये सितंबर में चला। तो आप क्या लिखोगे कि मई की तुलना में जून, मई और जून की अगर तुलना करोगे तो मई और जून की तुलना है 5:6 की, 5:6 की, यानी कि अगर मई 5 डिग्री होगा तो जुलाई 6 डिग्री होगा। लेकिन एक्चुअल में मई कितना है, 5×8 40, तो आपको जून के बारे में पता चल जाएगा 6×8 48। सेम चीजें दे रखी है कि जून के बाद जुलाई, अगर ये 1 डिग्री रहेगा तो जुलाई भी 1 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में मई 40 डिग्री है इसीलिए जुलाई भी 40 डिग्री। सेम केस अगस्त के साथ, ये भी 40 डिग्री होगा क्योंकि 1:1 है। बाद में दिया हुआ है कि मई और सितंबर का अनुपात 8:5 है। अगर मई 8 डिग्री है तो सितंबर 5 डिग्री। आप बताओ 8 नहीं, एक्चुअल में वो 40 है, यानी 5 से गुना किया गया है। यानी सितंबर में भी आप 5 से गुना कर दोगे तो सितंबर पता चल जाएगा कि कितना डिग्री हो गया। सितंबर कितना डिग्री हो जाएगा, सॉरी, सितंबर आपको यहां से पता चल जाएगा कि कितना डिग्री, 25 डिग्री। चीजें क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि सितंबर तक का तापमान बताना है, औसत तापमान बताना है जून से लेकर के। आपने देखा जी, जून से लेकर के सितंबर तक का आपको औसत तापमान बताना है। आप इसको चाहे तो सबको ऐड करके 4 से भाग देते हैं, या तो फिर आप एक कोई भी एक अपने मर्जी से एक वैल्यू ले लें। मैंने कहा जी एवरेज जो होगा वो 40 डिग्री होगा, लेकिन 40 डिग्री होता तो ये 8 डिग्री अधिक नहीं होता। 40 में 8 डिग्री अधिक है, ये 15 डिग्री कम है, यानी कि टोटल अभी भी 8 अधिक और 15 कम, यानी कि ये जो -7 डिग्री हो रही है इसके लिए मैंने पहले यहां पर माइनस लिख दिया। अगर ये माइनस लिख दिया तो अब जो 7 डिग्री का जो डिफरेंस बच गया, इस 7 डिग्री को कितने भागों में बांटोगे, आप कहोगे कि 4 भागों में, क्योंकि औसत जो होता है वो बराबर का होता है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहोगे कि 5 में क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे पूछा गया जून से लेकर के सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसी 4 महीने की। ठीक है, इस 4 से डिवाइड किया और ये डेटा भी आपने इस 4 का ही कलेक्ट किया है। ठीक है, आपने देखा कि भाई 40 - 7/4, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे, 38 और 1/4, 7/4 को आप क्या लिखोगे, 1 3/4, और 1 3/4 को जब आप माइनस करोगे 40 में तो 38 1/4 आपका उत्तर हो जाएगा 38.25। अब जो उसका औसत तापमान रहा होगा वो 38.25 रहा होगा, 38.25 डिग्री। राइट, ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अब जो सवाल आएगा ये सवाल है क्रिकेट पर बेस्ड, ये सवाल है क्रिकेट पर बेस्ड। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन एक ही टाइम होगा, सिंगल टाइप का क्वेश्चन सिंगल टाइम ही मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार में चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपने पहले पढ़ रखा है हालांकि, लेकिन फिर भी यहाँ से बेसिक से एक बार फिर से बताऊंगा। आप देखो, हितेश ने अपनी 13 पारियों में 51 की औसत से रन बनाए थे, 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, तो अब उसका औसत क्या होगा। आप देखो, मैं एक साइड नंबर लिख रहा हूं, बीच में उसका एवरेज लिख रहा हूं, फिर बाद में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल रन के बारे में पता चलेगा। नंबर गुना एवरेज बराबर सम, ये चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है, पहले क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो। नंबर देखो, 13 मैच खेला था, औसत 51 था। आपने कहा जी टोटल रन उसने बनाए होंगे 13 × 13 13 25 65 और 166 663। उसके बाद 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। देखो 14वां इनिंग खेलने आया, मैच एक बढ़ गया तो 14वां इनिंग हो गया, अब उसका 14 इनिंग हुआ और इस मैच में उसने 149 रन बनाए। तो टोटल 149 रन अगर बना दिए होंगे तो अब तक टोटल रन कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 9 3 12 6 4 10 1 11 6 1 7 1 8, यानी अब तक उसने 812 रन बना दिए।
अब उसका औसत क्या होगा, आप बताओ कि 14 में किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि 812 आ जाए, तो ये जो x होगा यही उसका औसत होगा। औसत का मतलब क्या हो गया कि 14 मैच में अगर उसने टोटल 812 रन बनाए तो उसका औसत क्या हो जाएगा पर मैच। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 से आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 14 पंचे 70, 11 और 112, 14 8 112, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 58। यानी उसका जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा, आपने क्या कहा 58। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक सा तरीका जिससे आप अभी तक इसको सॉल्व करते आ रहे हैं। अब इसमें हम लोग कुछ अलग देखते हैं कि और अलग तरीके से किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दूसरा तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का। इस तरीके को आपने पहले पढ़ रखा है और मैंने काफी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये टेक्निक कहां से आई। आपने क्या देखा जी भाई, 13 मैच थे, 51 के औसत से रन बनाया। 13 मैच था, 51 के औसत से रन बनाया। 14वां मैच खेलने आया वो, और इस मैच में उसने 149 रन बनाए, जिसके कारण इसका एवरेज क्या हो गया, कुछ तो बढ़ गया होगा, क्योंकि 51, देखो अगर 51 के औसत से अब तक रन बना रहा है और अगर उसने 51 ही रन बनाए होते तो उसका एवरेज 51 रह जाता। 51 से अधिक रन बनाए, इसका मतलब 51 से कुछ औसत इसका अब क्या बढ़ गया होगा, 51 से अब जो उसका औसत होगा वो कुछ बढ़ गया होगा। कि कितना बढ़ गया, तो आपने क्या देखा कि एक साइड में x की वृद्धि हो रही है, दूसरे साइड में 1 की वृद्धि हो रही है। यानी कि इनिंग्स में 1 की वृद्धि हुई और रन में x की वृद्धि हुई। मैंने क्या बताया था कि इस एक को, ये जो +1 है, आप दोनों में से किसी साइड, चाहे आप 51 से मल्टीप्लाई करो चाहे 51 प्लस x से मल्टीप्लाई करो, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो आपने इसको 51 प्लस x से किस मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, 1 को। आप टोटल कितना लिखोगे, आप लिखोगे 51 प्लस x और मल्टीप्लाई बाय 1, यानी इतना ही हो जाएगा। प्लस अब जो ये x है, पहले साइड को आपने दूसरे वाले नीचे अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई किया, अब जो ये x बचा, इस x को आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, इस 13 से। चाहे तो आप 13 से x को मल्टीप्लाई कर लेते या फिर +1 से 51 को मल्टीप्लाई कर लेते, तो पर भी कोई इश्यू नहीं होती। लेकिन अगर आपने +1 से 51 प्लस x को मल्टीप्लाई किया तो अगला आपको इस प्लस x से 13 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपने पहले इस +1 को 51 से मल्टीप्लाई कर लिया होता तो इस प्लस x को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। आप इसको आगे देखिए कि 13x हो जाएगा ये। अब ये जो इन दोनों का सम आया, ये इन दोनों का सम क्या बताएगा, इन दोनों का सम ये बताएगा कि इस एक इनिंग में उसने कितने स्कोर किए। आपको पता है कि 14वीं पारी जब वो खेलने आया तो उसने कितने रन बनाए थे, आपने कहा जी 149 रन। अब यहां से चीजें सिंपल हो जाएगी, 14x बराबर 149 माइनस 51 यानी 98, 149 माइनस 51 98, ठीक है। x इज इक्वल टू, यहां से आपको पता चल जाएगा 7। अब बताना कि उसका औसत पूछा जा रहा है, पहले इनिशियल टाइम में उसका औसत 51 था, अब उसका औसत 7 बढ़ करके कितना हो गया होगा, अब उसका औसत 7 बढ़ करके कितना हो गया होगा, आपने कहा जी 58। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो 58 हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। एक और तरीका देखते हैं, जो सबसे शॉर्टकट अप्रोच है, जो सबसे शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अगर आपने इस चीज पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं की है, अगर फिर भी आप इसको सॉल्व करने जाएंगे इस तरीके से, तब आपके लिए ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत वाली हो जाएगी। बेहतर रहेगा कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें। अदरवाइज आपने ये जो बताने वाला तरीका है, जो बता रहा हूं ये तरीका, हालांकि अभी तक आपने इस पर काफी सारी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन और भी कई सारी प्रैक्टिस करने की, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। मैंने कहा जी 13 मैच खेला था उसने, 13 मैच खेला, 51 के औसत से उसने कुछ रन बनाए थे। अगर 14वीं पारी वो खेलने आता, अगर उसमें भी उसने 51 ही रन बनाए होते, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 13 पारी में उसने 51 के औसत से कुल रन बनाए, 14वीं पारी अगर वो खेलने आया, 14वीं पारी में भी अगर उसने 51 ही रन बनाए होते, तो बताइए एवरेज में क्या इंपैक्ट पड़ता, एवरेज पर क्या इंपैक्ट पड़ता। आप बताएंगे कि अगर 13वीं पारी में 51 रन के औसत से उसने रन बनाया होता और 14वीं पारी में भी अगर 51 रन बनाता, तो ना ही उसका एवरेज कम था ना ही उसका एवरेज बढ़ता। लेकिन उसने क्या किया, 149 रन बना दिया,
यानी 51 से कितना अधिक रन बना दिया? आपने कहा जी 51 से उसने 98 रन अधिक बना दिया, 98 रन अधिक बना दिया। 98 अगर अधिक बना दिया तो ये 98 अब किस में बटेगा? आप कहोगे जी हर एक 14 मैच जो खेला था, हर एक मैच में अगर उसको बांट देंगे तो वो अब उसका नया एवरेज हो जाएगा। आप कहो जी 14 सत्ते 98, अगर 7 को इसमें आप ऐड करोगे तो 51 और 7 कितना हो जाएगा? 58। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना हो जाएगा? 58। चीजें क्लियर है? इस तरीके से एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। समझना आसान है बट प्रैक्टिस की जरूरत है। 13 मैच खेला है, 13 मैच में 51 के औसत से उसने रन बनाए। 14वां इनिंग खेलने आया, अगर उसने 51 ही रन बनाया होता तो बताओ एवरेज में कोई इंपैक्ट पड़ता? एवरेज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ना ही एवरेज में कोई चेंजेज आते। जब एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसने क्या किया, 14वें इनिंग में 51 की जगह 98 रन एक्स्ट्रा बना दिया, यानी 149 रन बनाया था ना, यानी कि 98 रन एक्स्ट्रा बना दिया। अगर ये 98 रन एक्स्ट्रा बना दिया और इसको अगर हमें हर एक के भाग में, हर एक के पास बराबर बराबर बांटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भाग देनी पड़ेगी। किस में बराबर बराबर बांटना है? आपने कहा कि 14 इनिंग्स में बराबर बराबर बांटना है। जब 14 इनिंग में बांटना है तो इसको 14 से भाग दिया आपने, तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा? आपने कहा जी 98, यानी 51 और 7 58, यानी कि 14वां इनिंग खेलने के बाद उसका जो एवरेज होगा वो 58 का हो गया होगा। क्लियर है? अगले सवाल में समझने की एक बार फिर से कोशिश करना। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? पहले तरीके से आपको बता दूं कि 10 मैच, डिटेल्स से नहीं बता रहा, बेसिक से आप खुद से बनाना। 10 मैच 32 के औसत से अभी तक रन बनाया, 11वीं पारी खेलने आया, पता नहीं 4 का औसत अधिक हो गया, यानी अब जो औसत था वो 36 हो गया। आप बताओ इनिंग्स में 1 की वृद्धि और रन्स में कितने की? 4 की वृद्धि। 10 गुना 4 40, प्लस में 36 गुना 1 36, यानी इतने रन उसने क्या किए होंगे? एक्स्ट्रा बनाए होंगे। किसमें? इस एक इनिंग में। यानी टोटल कितना रन बनाया होगा उसने? 76 रन। यानी कि उसने उस एक इनिंग में, कौन से इनिंग में? 11th इनिंग में, 11th इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए होंगे? 76 रन। ये था इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका। अब दूसरा तरीका, ये शॉर्टकट अप्रोच, दूसरा तरीका से अगर आप बनाते तो आप कैसे बनाते? आप कहते कि 10 मैच खेला, 10 मैच में उसने 32 रन बनाए। अगर 11th इनिंग भी खेलने आता तो उसका अगर उसने 32 रन ही बनाया होता तो क्या होता? आप कहते कोई चेंज नहीं होता। लेकिन उसने क्या कहा जी भाई, 11वीं मैच खेलने आया, उसमें उसने इतने रन बना दिए कि उसके जो रनों का औसत था वो 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक होने का मतलब अब औसत बढ़ गया। कितने से अधिक बढ़ गया जी? आपने कहा जी 4 से औसत बढ़ गया। तो 4 से औसत बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हर एक इनिंग में 4-4 रन की वृद्धि हो गई। तो आप बताओ अब तक उसने कितने इनिंग खेल लिए थे? आपने कहा जी 11 इनिंग खेल रखे थे, तो 11 से आपको मल्टीप्लाई कर दिया। 11 चौके 44 और 32 कितना हो जाएगा? 76। यानी कि 11th इनिंग्स में उसने कितने स्कोर किए? आपने कहा जी 76। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया 76। चीजें क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल है, किसी बल्लेबाज ने 10वीं पारी में 10 पारी में 44 के औसत से रन बनाया। जब उसने एक और पारी खेली तो औसत घट करके 40 रह गया। देखो 10 पारी थी, 44 के औसत से रन बना रहा था। एक और पारी खेलने आया, 11वीं पारी खेला, औसत घट करके 40 हो गया। 4 की कमी हुई, 1 की वृद्धि हुई। टोटल की कमी बता देना। आप इसको 44 से मल्टीप्लाई करो, आप पाओगे 44, और इस 11 को इस -4 से मल्टीप्लाई करो, ये चीजें हो जाएगी 0। यानी कि ये जो एक इनिंग एक्स्ट्रा उसने खेला, यानी 10 पारी के बाद जो 11वीं पारी खेलने आया, उस पारी में उसने कितने रन स्कोर किए? आपने कहा जी 0। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया 0। दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। 10 मैच खेला जी, 44, अगर 44 रन 11वीं पारी खेलने आया, अगर उसमें भी उसने 44 ही रन बना दिए होते तो उसका औसत 44 रह जाता। लेकिन कह रहा है कि उसका औसत घट करके 40 हो गया। यानी कि कितना घट गया? आपने कहा जी 4। मैंने कहा कितने मैच में 4-4 रन की कमी की उसने? तो अब तक 11 मैच खेले तो 11 मैचों में 4-4 की कमी कर दी, यानी टोटल कमी कितने की हो गई होगी? 44 की। पहले 44 स्कोर किया था, अब उसके बाद 44 की कमी कर दी, यानी कि अब उस मैच में उसने कितने स्कोर किए? आपने कहा जी 0। चीजें क्लियर है? दो तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश करते जा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें अभी तक समझ में आ गई होगी पूरी तरह से।
आपको अगला क्वेश्चन करना है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाया और उसका औसत रन 20वीं पारी तक के औसत से 4 घट गया। अरे देखो, 20वीं पारी तक उसने x रन बनाया, मैंने क्या कहा जी, 20वीं पारी तक उसने x रन के औसत से रन बनाया। 21वीं पारी जब वो खेलने आया तो अब उसका औसत 4 घट गया, यानी x था पहले, अब 4 की कमी होगी। आपने क्या देखा जी, औसत में 4 की कमी और इनिंग्स में 1 की वृद्धि, टोटल कितनी चेंज आई? आपने कहा जी x मल्टीप्लाइड बाय 1 इतना, और माइनस में 21 चौके 84। आप बताओ उस मैच में उसने रन कितने बनाए? उस एक मैच में ये जो एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, देखो इनिंग्स में जो नंबर में जो वृद्धि हो रही है, इसी चीज की वैल्यू आती है टोटल। इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो इसका जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा? तो ये जो +1 या +2 जितने भी इनिंग्स खेलेंगे उस चीज की वैल्यू ही यहाँ पर ये दे रखी है। 21वीं पारी में उसने कितने रन बनाए जी? 90। इसका मतलब उसका जो एवरेज था, जो एक्स की वैल्यू थी 9, 8, 17 और 174, जो उसका एवरेज हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? आपने कहा जी 174। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 21वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा, तो आपने बताया कि जो न्यू एवरेज रहा होगा उसका 174 में ये 4 घट गया, तो अब 170 हमारा क्या रहा होगा? नया औसत। चीजें क्लियर है? आसान है। अब अगले सवाल की अगले तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो कैसे सॉल्व करोगे? आप पाओगे कि 20वीं पारी तक उसका औसत पता नहीं था, कितना था? x था। अब मैंने क्या बताया कि भाई उसने 21वीं पारी खेलने आया, अगर उसने कोई भी रन नहीं बनाया होता, सॉरी, अगर उसने x के ही औसत से रन बनाया होता तो भी उसका औसत कितना रहता? आपने कहा जी x। लेकिन उसने क्या कहा कि इससे के कारण इसका औसत घट गया। घट गया तो कितना घट गया? आपने कहा कि 4 घट गया। 4 घटेगा, टोटल कितना घटा होगा? आपने कहा जी 84। अब x माइनस जो 84 हुआ, इसका मतलब अब क्या हुआ कि एवरेज से 84 कम रन बनाया होगा उसने। तो 84 कम रन बनाने का मतलब क्या हुआ? उसने पहले बताओ कि 21वें मैच में रन कितने बनाए? आपने कहा जी 90। अब मैंने क्या बताया कि अगर औसत से उसने 84 रन कम बनाए तो बताओ कि उस मैच में उसने, सॉरी, उस मैच से पहले तक उसका एवरेज क्या रहा होगा? आपने बताया कि अभी तक का औसत उसका x चल रहा था और ये जो 90 रन बनाए उसने अपने औसत से 84 कम बनाए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, 8, 17 और 174। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका जो एवरेज था, इस स्टार्टिंग में एवरेज था, वो कितना था? 174। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाद का औसत बता दो। बाद का औसत आपने पता है कि 4 घट गया था, यानी 4 घटने का सेंस क्या था कि 174 था जो पहले, अब वो रह करके घट करके कितना हो गया? 170। 170 रन पर मैच। अब जो उसका नया एवरेज रहा वो 170 रन पर मैच हो गया। अब उसने हर मैच में 170 के हिसाब से रन बनाए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों की बल्लेबाजी में रनों की संख्या 50 है। ठीक है जी, 40 इनिंग्स खेला है एक प्लेयर जिसका औसत 50 था। उसकी अधिकतम रन संख्या उसकी न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 172 रहा है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 172 रहा है। ये दो पारियों की अगर बात कर रहा है तो इस दो पारी में एक में हाईएस्ट रन बनाया और एक में लोएस्ट रन बनाया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 172 दे रखा है क्वेश्चन में। यदि इन दो पारियों को छोड़ दिया जाए तो उनकी बाकी 38 पारियों की औसत संख्या 48 है। 38 इनिंग्स और 48 की औसत से रन बनाए। यहां से फिर आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो डिटेल से अगर जाओगे तो 50 गुना 40 माइनस 48 गुना 38 करोगे तो उस दो इनिंग्स का रन आएगा। लेकिन आपके पास तरीका क्या है? आपने बताया कि 2 कम इनिंग्स में हुए और रन में भी 2 की कमी हुई, तो इन दो इनिंग्स की, ये जो टोटल 2 इनिंग है, इन 2 इनिंग का सम कितना आएगा? आप कहोगी 40 गुना 2 माइनस 2 कितना? माइनस 80। और इस -2 इंटू 48 यानी कि 48 दूनी 96, ये इन दो इनिंग्स का स्कोर आएगा। टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 176। 9, 8, 17, 176। इन दोनों इनिंग्स का सम कितना हो गया? आप कह रहे हो -176। आप कहोगे कि दो इनिंग्स में -176 कैसे रन बना सकता है? तो मैं बता रहा हूं कि देखो क्या हुआ था कि जो भी रन उसने बनाए थे
उसमें से उस ग्रुप से उसको क्या किया गया है, निकाल दिया गया। ग्रुप से वो कुछ लेकर के जब चला जाए, ग्रुप छोड़ करके अगर कोई चला जाए तो ये वैल्यू कहाँ आती है, माइनस में आती है, ये वैल्यू निगेटिव आएगी। चीजें समझ में आ रही है। वो क्या हुआ था, ग्रुप से इसमें 2 आदमी को निकाल दिया गया था, 2 आदमी को कम कर दिया गया था, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस चीज में आएगी, माइनस में आएगी। अब यहां से आप ये बताओ कि ये जो 2 इनिंग्स का रन है, ये जो 2 मैच खेला, ये उसके रनों की संख्या है। अब इसमें से क्या होगा कि एक मैच में उसने हाईएस्ट रन बनाए थे, एक मैच में उसने लोएस्ट रन बनाए थे। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, जो देखो यहां गलती से मैंने पहले लिख दिया था, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट रनों की संख्या कितनी है, आपने कहा जी 176, क्योंकि 2 मैचों में टोटल उसने 176 रन बनाए। और एक और इक्वेशन आपके पास पहले से दे रखी है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितनी है, 172। यहां से अगर आपको हाईएस्ट निकालनी है तो आप निकाल लेना, लोएस्ट निकालनी है तो आप निकाल लेना। मैं बताऊंगा कि अगर आपको हाईएस्ट निकालनी है तो हाईएस्ट निकालने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग देनी पड़ेगी। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन यहां पर भी आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। टाइम कैसे बचाओगे, इन चीजों को देखना। अगर आपको लोएस्ट निकाल लोगे तो लोएस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों के अंतर को 2 से भाग देना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर 4, 4 को 2 से भाग दोगे तो 2 हमारा लोएस्ट हो जाएगा। आप बताओ कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें से लोएस्ट 2 को घटाएंगे तो 172 होगा। आप कहोगे जी हाईएस्ट 174 हो गया। चीजें क्लियर? देखो, चीजों को यहाँ पर भी टाइम बचाना है, हर एक जगह पर कोशिश करनी कि हमें टाइम बचा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में निकाला कि हाईएस्ट और लोएस्ट दौड़ की संख्या कितनी हो गई। हाईएस्ट दौड़ कितने हुए थे, 174, और लोएस्ट दौड़ कितनी थी, 2। दौड़ मतलब रन, हाईएस्ट रन उस एक मैच में उसने बनाए थे 174 और लोएस्ट बनाए थे 2। चीजों को समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। एक बल्लेबाज है, वो 40 मैच में 30 के औसत से रन बनाते, 40 मैच था, 30 के औसत से रन बनाया। वह 20 पारियां और खेलता है और 400 रन बनाता है। यानी कि सब का सम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इन सब का भी सम लिख देता हूँ कि 20 पारी और खेला और इसमें से उसने 400 रन और बना दिए। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि इन 20 पारियों में वह 5 बार बोल्ड आउट, 3 बार कैच आउट, 2 बार रन आउट, 10 बार नाबाद। ज्ञात कीजिए कि उसका रन औसत क्या है। देखिए, ये लाइन जो लिखी हुई है, ये लाइन फालतू की लाइन लिखी हुई है कि अगर आपको एवरेज निकालना है, बैटिंग एवरेज अगर निकालनी है, तो इसके लिए आप कितनी बार आउट हुए, कितनी बार नॉट आउट रहे, इन चीजों का कोई रोल नहीं। रोल सिर्फ इस चीज का है कि आपने कितने मैच खेले और कितने रन बनाए। तो आप बताओ कि टोटल मैच कितने खेले आपने। आप कहोगे 40 पहले खेला था, 20 बाद में खेला, टोटल 60 मैच खेला। 60 मैच में आपने रन कितने बनाए, 12 और 4 1600। तो आपका एवरेज निकालना है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप बता दो 1600 डिवाइड कर देना है 60 से, तो 20 तिया 60 और 80, 26 तिया 78 और 2 यानी कि 26.66 रन पर मैच। ये आपका नया एवरेज हो जाएगा। चीजें समझ में आई? ये था इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। एक और तरीके से अगर आप देखें कि इस क्वेश्चन को कैसे और तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देखिए कि पहले आपका 40 मैच जब आपने खेला था तब आपका एवरेज 30 था। बाद के जब 20 मैच खेलने आप आए तब आपका एवरेज कितना हो गया, आपने कहा जी 20, क्योंकि 20 मैच में आपने 400 रन बनाए, तो 20 के एवरेज से आपने रन बनाए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एवरेज जो होगा कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा। ये चीजें तो आपको भी पता है कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के बीच में ही एवरेज हमेशा लाई करता है। आप बताओ, एवरेज मैंने बोल दिया कि भाई गलत ही सही, लेकिन मुझे पता नहीं, तो एवरेज मैंने गलती से मान लिया कि 25 है एवरेज। आपने कहा जी अगर 25 एवरेज होता तो ये 5 अधिक है और ये 5 कम है इससे। ये 5 अधिक है, लेकिन 40 संख्याएं ऐसी है जिस पर 5 अधिक है। टोटल कितना अधिक हो गया? आपने कहा जी 200 अधिक हो गया। मैंने कहा 200 अधिक हुआ। कम कितना है? आपने कहा जी 100 कम हो गया। यहाँ पर प्लस साइन के साथ आप हमेशा भी प्लस साइन लिख सकते हो, बाद में यहाँ पर माइनस साइन के साथ वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब प्लस प्लस होना होगा तो वो प्लस हो जाएगा। आप बताओ, टोटल इनिंग्स 60 थे, तो जो उसका एक्चुअल एवरेज होगा वो 25 प्लस 200 माइनस 100 यानी कि 100 बटे 60 यानी 5 बटे 3, 3 एक 3 यानी कि 26 और 2 बटे 3 यानी कि 0.66। यहाँ से भी आया 26.66 रन पर मैच। चीजें क्लियर है? आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे इस तरीके से बना सकते हैं, कोई इशू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। एक गेंदबाज जिसकी औसत 24.85 है, ये
गेंदबाज पर जो बेस्ड क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को पहले बेसिक तरीके से समझाता हूं। पहले देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गेंदबाज है जिसकी औसत 24.85 है। ये गेंदबाज की औसत का क्या मतलब होता है? गेंदबाज की औसत का मतलब होता है, जैसे यहां पर 24.85 दे रखा है, इसका मतलब हो गया कि उसने जब एक विकेट लिया होगा ना, तो एक विकेट लेने के लिए उसने 24.85 रन दिए होंगे। एक विकेट के लिए उसने 24.85 रन दिए होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि विकेट और एवरेज और फिर टोटल रन। विकेट उसने एक्स लिए, एवरेज 24.85 रहा होगा, तो टोटल रन अब तक उसने कितने दे दिए होंगे? आप कहेंगे 24.85 एक्स रन अभी तक उसने दे दिए। उसने अंतिम मैच में अपने 52 रन देकर के 5 विकेट लिया। विकेट पहले एक्स थी, बाद में विकेट x+5 हो गई। अब इसके बाद 52 रन दिया था उसने, यानी कि 24.85 रन, 24.85 एक्स रन, सॉरी, इतना रन तो पहले दे दिया था। अब उसने आखिरी मैच जब खेला, इसमें उसने 52 रन और दे दिए। जब ये 52 रन और दिए तो उसका औसत क्या हो गया कि औसत में 0.85 की कमी हो गई। 0.85 की कमी होने के बाद अब उसका औसत कितना हो गया? आपने कहा जी 24। अब इस चीज को आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि यहां पर, अब इस चीज को आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि यहां पर x+5 इंटू 24 जो होगा वो 24.85 x+52 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर इंटू एवरेज हमेशा सम के बराबर होता है। आप इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 24x प्लस 120 बराबर 24.85 x प्लस 52। यहां से 24x को बराबर के दूसरे साइड लेकर के जाओ तो 0.85x बराबर 120 माइनस 52 यानी कि 68। ये दशमलव हटाओ, यहां पर 2 जीरो लगा दो, 17 पचे 85, 17 चौके 68, और 5 से जब इस 400 को कटाओगे तो ये 80 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। यानी कि ये मैच खेलने से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या कितनी थी? 80। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अब तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। तो अब तक के जो मैच खेले, हर एक मैच को जोड़ दिया जाए, आखिरी मैच को भी अगर जोड़ देंगे तो अब तक उसने x+5 विकेट लिए। इसका मतलब अब तक उसने 85 विकेट ले रखे हैं। इस मैच को खेलने तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी? 85। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक सा मेथड, जो कि आप लोग पहले से करते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका यूज में आता है, वो तरीका होता है एलिगेशन का अप्रोच। ठीक है, देखिए एलिगेशन का जो तरीका है, उस चीज के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एलिगेशन और कुछ नहीं बल्कि एक वेटेड एवरेज का शॉर्ट फॉर्म में लिखने का है तरीका, जिससे एवरेज निकालने में थोड़ी सी आसानी होती है हमें। तो एलिगेशन हम उस पर्पस में यूज करते हैं। यहाँ पर एक और तरीका, एलिगेशन सीखने से पहले एक और तरीका देख लीजिए, जिस चीज को अभी तक हम करते आ रहे थे उसको। यहाँ पर देखिए, पहले x विकेट लिया था उसने और उसकी औसत कितनी थी? 24.85। अभी तक उसकी औसत कितनी थी? 24.85। लेकिन x+5 जब हुआ, यानी विकेट की संख्या में जब उसने 5 की वृद्धि की, तो उसके औसत में कमी आ गई और औसत कम होकर के 24 हो गई। मैंने कहा जी मैच में कितने की वृद्धि हुई? आपने कहा जी 5 की। औसत में कितने की कमी हुई? 0.85 की। 0.85 की कमी हुई औसत में। आप ये बताओ, इस 5 को इस 24 से गुना करोगे तो आप पाओगे 120, प्लस में, सॉरी यहाँ पर ये माइनस हुआ ना, 0.85 की क्या हुई? कमी हुई। यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये 0.85 इस 1 से इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बताएगा? 0.85x। और ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? तो आपको पता है कि ये एक मैच के कारण हुआ है। एक मैच में उसने कितना रन दे दिया था? उस एक मैच में उसने कितने रन दिए थे? आपने कहा जी 52 रन। यहां से फिर से आपके पास आ जाएगा 0.85x इज इक्वल टू 68, और उसके बाद से सेम कैलकुलेशन, यहां से फिर से आपको x इज इक्वल टू 80 नजर आएगा, और x बराबर जब 80 आएगा तो आखिरी मैच खेलने तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या वो 85 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप एलिगेशन यूज नहीं करना चाहते। ठीक है,
अब आइए एक बार एलिगेशन देख लेते हैं कि एलिगेशन का तरीका क्या होता है। मान लीजिए आप जब मार्केट गए खरीदने के लिए कोई सामान, एक सामान ए है, टाइप ए है, दूसरा सामान टाइप बी है। ये एक्स रुपया किलो है, ये वाई रुपया किलो, ये एक्स रुपया किलो है और ये वाई रुपया किलो है। आपने कहा इसके एम केजी मुझे दे दो और दूसरे का एन केजी आपने मांगा। एक दुकान गए जहां पर ए प्रोडक्ट था, एक्स रुपया केजी था, आपने 5 किलो सामान ले लिया। दूसरे दुकान गए, वाई प्रोडक्ट देखा, एन केजी सामान आपने खरीद ली। अगर यहां से आप एक चीज ये बताना कि आपके पास जो औसतन खर्च हुआ होगा वो पैसा क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में रहा होगा, कहीं ना कहीं एक्स और वाई के बीच में ही रहेगा। हमेशा आपका एवरेज जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच रहता है, ये चीजें आपको पता है। यहां से अगर आपको मैंने ये कहा कि आपका औसतन जो है ना खर्चा वो ए रुपया हुआ होगा और उस ए को मैंने बीच में रखा, इस ए को मैंने बीच में रखा और मैंने बताया कि आपका औसतन खर्चा जो हुआ होगा वो ए रुपया खर्च हुआ होगा टोटल सामान जब आप खरीदे होंगे। यहां से अगर आप इसको वेटेड एवरेज से बनाओगे, वेटेड एवरेज से बनाने के आपको क्या बताना है, इसके बाद आप अगर इसको वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से बताते कि इस ए रुपीज का मुझे वैल्यू बता दो, आप इसको बताते कि ए जो होगा वो जैसे एक्स रुपी किलो के हमने एम केजी प्रोडक्ट खरीदे तो टोटल हमें एम एक्स रुपया पे करना पड़ा होगा। अगर वाई रुपी केजी के हमने एन केजी परचेज किए होंगे तो आपको एन वाई रुपीज पे करने पड़े होंगे। अगर इन सब का भी अगर हमें औसत निकालना है, जब आपने वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट पढ़े तब आपको पता था कि जब आपको ग्रुप में किसी का एवरेज निकालना होता है तब आप क्या करते, टोटल खर्चे को टोटल से डिवाइड करते। तो टोटल आपने परचेज कितना किया, आपने एक दुकान में एम, दूसरे दुकान में एन परचेज किया, तो टोटल आपके द्वारा परचेज किया गया अमाउंट होगा एम प्लस एन की, जो एम प्लस एन किलो आपने टोटल परचेज किया। इसी चीज को आगे जब आप सॉल्व करेंगे तब आप पाएंगे कि ए एम प्लस ए एन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन वाई। यहां से एक बार और आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे, जैसे यहां पर इस एम एक्स को इस पार लेकर के आइए तो आप पाएंगे ए एम माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन वाई और माइनस में ए एन इस साइड कर दीजिए। यहां से क्या करना है, एम दोनों साइड दिख रहा है तो एम को कॉमन ले लीजिए। एम को कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे ए माइनस एक्स, यहां से एन दोनों साइड है, एन को कॉमन ले लीजिए और एन को कॉमन लेने के बाद आप पाएंगे वाई माइनस एन, वाई माइनस ए। यहां से एम बाय एन अगर करेंगे आप, एम डिवाइड बाय एन करेंगे तो आप पाएंगे वाई माइनस ए डिवाइड बाय ए माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा आपका जो रेशियो होगा, आपने जो दोनों प्रोडक्ट खरीदे एम और एन किलो, उसका जो रेशियो होगा वो y माइनस ए और a माइनस एक्स होगा। एलिगेशन क्या करता है, इसी चीज को सिंप्लीफाई करता है। इस चीज को आपको ये जो वेटेड एवरेज के थ्रू आपने निकाला, इसी चीज को वो सिंप्लीफाई करके कैसे लिखता है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने क्या किया, x माइनस ए और y माइनस जो b था, इस चीज को हमने यहां पर लिखा। इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, समझाता हूं। m जो होगा, ये m जो होगा ना, वो y और a का डिफरेंस होगा। आपने कहा y और a का डिफरेंस, आप चाहे तो y माइनस a लिख दीजिए या a माइनस y लिख दीजिए। y माइनस a अगर m होगा, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये a जो है x और y के बिल्कुल बीच में वैरी कर रहा है। जब y माइनस a किया, इसका मतलब एवरेज से y अधिक था। इस चीज में, इस कंडीशन में आप इस कंडीशन में ये ध्यान रखिएगा कि y यहाँ पर ग्रेटर था। इस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि y यहाँ पर ग्रेटर है x से, यानी कि ये जो प्रोडक्ट b है वो ज्यादा महंगा है a के मुताबिक। आपने यहाँ पर क्या किया, y माइनस a किया। अब आपको पता है कि ये a जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होता है, तो यहाँ पर x जो होगा वो a से क्या होगा, कम होगा। तो जब आप n की वैल्यू निकालने आओगे
तो n इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा a माइनस एक्स। सीधा सीधा कहने का सेंस ये है कि आपको अगर m निकालना है तो y माइनस a, n निकालना है तो a माइनस एक्स। एक बार a झुकेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार a कम होगा इन दोनों में से किसी से भी। तो यहां से आपको डायरेक्टली ऐसे दिखेगा कि m माइनस m बाय n जो होगा वो y माइनस a डिवाइड बाय a माइनस एक्स होगा। y माइनस a डिवाइड बाय a माइनस एक्स होगा। इसी चीज को आपने देखिए, आप देखिए इसी चीज को आप कैसे डिटेल्स में यहां पर लिख करके लेकर के आए कि m बाय n y माइनस a डिवाइड बाय a माइनस एक्स। चीजें समझ में आई? आपने क्या कहा, एक बार फिर से स्टार्टिंग से ध्यान दीजिएगा, समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि समझ में ये पूरी तरह से आ जाए। इसके बाद एलिगेशन में भी आप पूरी तरह से इस चीज को, इस फॉर्मूले को लगा पाए। आप देखिए, आप दुकान गए, ए प्रोडक्ट देखा, ये प्रोडक्ट जो था वो x रुपीज पर केजी था। y प्रोडक्ट गए, y प्रोडक्ट देखा, ये x रुपीज पर केजी है। आपने m केजी परचेज किया x का और n केजी परचेज किया आपने y का। यहां से आपका औसतन खर्चा आपको पता चला कि a रुपया पर किलो आया, a रुपीज पर केजी आपका औसतन खर्च आया। तो मैं पूछूं कि m बाय n का मान बता दो कि कितना अमाउंट आपने खरीदा। मतलब इसमें से क्या हो सकता है कि चाहे तो आपको m n इसमें से किसी एक की वैल्यू ना दे या आपको बीच की वैल्यू ना दे, तो कोई भी एक वैल्यू ना दे करके पूछी जा सकती है कि आप इस चीज का वैल्यू बता दो। तो आप इस एलिगेशन का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस चीज का वैल्यू आप बता दोगे। आपको पता है कि आप जब इन सब को कैलकुलेट करोगे तो ये जो m और n आएगा ना, यहाँ जिस चीज से आपने डिवाइड किया था, जैसे रुपीज पर केजी, तो केजी नीचे आ रहा था तो उसके क्वांटिटी का रेशियो नीचे आ जाएगा, उसके क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इसी चीज को आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में यूज करेंगे, आप इसी चीज को एवरेज में यूज करेंगे, इसी चीज को आप एलिगेशन में यूज करेंगे, मिक्सचर में यूज करेंगे, हर जगह पर इस कॉन्सेप्ट का यूज है। अब आइए इस क्वेश्चन में लगाते हैं। इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन किस तरीके से लगा सकते हैं, इस चीज को भी आप अब देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर क्या होगा, अगर मैं यहां पर एलिगेशन लगाने की कोशिश करूं तो यहां एलिगेशन कैसे लगाऊंगा। तीसरा तरीका अगर आप इसके लिए देखें, एलिगेशन का तरीका, एलिगेशन में मैंने क्या बताया कि पहले उसने क्या स्थिति थी, पहले उसकी, आपने कहा जी पहले जो उसकी औसत थी वो 24.85 थी। 24.85 उसकी पहले मैच से औसत थी, जिस भी मैच तक खेला उसने। उसके बाद क्या हुआ कि उसने आखिरी मैच खेला, उसमें 52 रन देकर के 5 विकेट लिया। तो आखिरी मैच का उसका औसत क्या रहा होगा, आपने कहा जी 5 विकेट लिया, 52 रन दिया, यानी कि 5 गुना 10.4। उसका आखिरी मैच का जो औसत रहा वो 10.4 रन दे करके 1 विकेट लेने का रहा। इसके कारण क्या हुआ कि उसके औसत में कितनी हो गई, 0.85 की कमी हो गई। 0.85 की कमी का मतलब जो पहले उसका औसत 24.85 था, अब वो कम होकर के 24 रन प्रति विकेट हो गया कि 24 रन देकर के 1 विकेट लिया। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया 24 रन पर विकेट, 10.4 रन पर विकेट। जब आप इन दोनों से ऐसे करके सॉल्व करोगे तो जो रेशियो आएगा यहाँ पर वो किसकी आएगी, वो विकेट की रेशियो आएगी, विकेट के नंबर के बारे में बात कर रहा होगा। आप बताइए, मैंने बताया था आपको, देखिए जब एक्स वाई मान करके बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से किसी न किसी एक से ये बड़ा होगा और एक से ये छोटा होगा। चीजें यहाँ पर क्लियर है। आप बड़े में से छोटे को घटाओ, 24.85 माइनस 24 को घटाओगे तो आप कहोगे 0.85। अगर छोटे में से भी बड़े को घटाओगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 24 में इसको घटाते तो ये माइनस लिखते। अगर एक बार आपने 24 में इसको घटाया तो दूसरी बार 24 खुद घटेगा। अब 10.4 में 24 को घटाओगे तो माइनस में आएगा, तो दोनों माइनस वहां से भी कैंसिल हो जाएगी। आपने क्या किया, 24.85 से 24 को घटाया, फिर अब 24 माइनस 10.4 को करोगे तो आप क्या लिखोगे, 13.6। ठीक है, 13.6। अब जो ये रेशियो आई, ये नंबर ऑफ विकेट की आई। यहां पर से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहां पर एक जीरो ऐड कर दो ताकि दशमलव के बाद दोनों साइड बराबर हो जाए। 17×5 85 और 17×8 136 यानी 80। यहां से इसको कटा दो, 16 अनुपात में 1, 16:1। ये विकेट का रेशियो आया। ये विकेट के रेशियो से भी एक चीज आप समझना
ये जो 16 आया, ये 16 इस चीज का आया कि अब तक का जो औसत था इसका 24.85। इसका मतलब अब तक उसने जितने भी मैच खेले उन सब मैचों में लिए गए विकेटों की कुल संख्या इतनी। ये आखिरी मैच खेला, आखिरी मैच में लिए गए विकेटों की संख्या उसकी ये रही। अब बताओ आखिरी मैच में उसने कितने विकेट लिए? आपने कहा जी 5। तो अगर आपसे पूछा कि अब तक लिए गए विकेटों की संख्या, तो आप बताओ अब तक लिए गए विकेट की संख्या कितनी? पहले तक 16 लिया था, आज उसने 1 ले लिया। अब तक खेले गए लिए गए विकेटों की संख्या 17। 17 की वैल्यू आप बता दोगे तो 1 की जब वैल्यू 5 तो 17 की वैल्यू कितनी? 85। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना? 85। उम्मीद करता हूं एलिगेशन के भी कॉन्सेप्ट को आपको मैं अच्छे से समझा पाया और इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट भी सीख गए, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। एक क्रिकेट मैच में गेंदबाज 20 रन देकर के 5 विकेट लेता है। इस तरीके से वह अपना औसत 15.5 से घटा करके 15 ले आता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं एलिगेशन से ही समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 20 रन देकर के 5 विकेट लेता है, इसके बाद उसका औसत 15.5। इनिशियली उसकी औसत 15.5 थी, वो घट करके 15 हो जाती, यानी कि घट करके 15 हो जाने का मतलब कब 15 हुआ? जब उसने आखिरी मैच खेला, सॉरी आखिरी मैच नहीं, अगला एक और मैच खेला और उसमें 20 रन देकर 5 विकेट ले लिया। यानी कि अब जो उसका एवरेज आया वो 15 रन देकर 1 विकेट लिया उसने, और जो आखिरी मैच खेला था उसने 20 रन देकर के 5 विकेट लिया, यानी कि 4 रन देते हुए 1 विकेट लिया, हर 4 रन पर 1 विकेट लिया। अब यहां से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको ये पता है रन्स पर विकेट है, यानी कि नीचे जो रेशियो आएगा वो विकेट का आएगा। जब विकेट का रेशियो आएगा तो आपने देखा ये 0.5 हो गया और ये 11 हो गया। अब यहां से क्या किया, इस दशमलव को हटा करके यहां पर 0 ऐड करो और आपने देखा कि 22:1, इसका रेशियो क्या हो गया? 22:1। क्वेश्चन में दिया हुआ है आखिरी विकेट लिया, जिस मैच में वो खेला, आखिरी मैच जो था इसका, इस मैच में उसने 5 विकेट लिया। 1 की वैल्यू अगर 5 होगी तो आप बताओ 22 की वैल्यू कितनी रही होगी? आपने कहा जी 110। इसका मतलब अब तक उसने 110 विकेट लिए थे आखिरी मैच खेलने से पहले। जो लास्ट आखिरी, यहां पर आखिरी का सेंस ये हुआ कि अब तक का जो उसने आखिरी मैच खेला, करियर का आखिरी खेला या नहीं खेला पता नहीं, बट अब तक जो उसने आखिरी खेला उसमें अब तक उसने 110 विकेट लिए थे, और जब आखिरी मैच में 5 विकेट को ऐड कर देंगे तो अब तक के लिए हुए टोटल विकेटों की संख्या उसकी 115 हो जाएगी। यहां तक था, पिछला क्वेश्चन भी यहीं तक था, इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी पूछी जा रही थी, तो आपने यहां तक बना लिया। अब पिछले क्वेश्चन से एक लेवल अप होकर के इसने क्या पूछा इस बार कि उस मैच से पहले तक गेंदबाज ने कुल कितना रन दे दिया था। आपको पता है कि उसने 110 विकेट लिया। जब उसने 110 विकेट लिया, टोटल रन पूछा जा रहा है, तो आप बताओ 110 विकेट लिया और 1 विकेट लेने के लिए अब तक उसको 15.5 रन खर्च करने पड़ रहे थे, तो टोटल उसने कितने रन दिए होंगे? आपने कहा जी 110 से गुना कर देंगे 15.5 को। आपने यहां चीज समझना है कि 15.5 जो औसत था, इसका मतलब था कि 15.5 रन देने के बाद उसको 1 विकेट मिलता है। इसी तरह से 110 विकेट अगर उसको मिला होगा तो अब तक उसने 15.5 गुना 110 रन दिए होंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 5 5 5 10, 5 1 6 1 7 और 1 1705। अब तक जो उसने लास्ट मैच खेलने से पहले तक उसने टोटल कितने रन दे दिए थे? 1705 रन। इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट अप्रोच होता है। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो एलिगेशन का यूज करते हुए आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी एंट्री और एग्जिट वाले केस से इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक तेज गेंदबाज ने क्रिकेट मैच में 20 रन देकर के, देखिए 30 रन, यहां पर 30 कर लीजिए, इसको इंग्लिश में सही है, 30 रन देकर के 8 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.5 कम हो गया। यदि गेंदबाज अब तक 100 विकेट ले चुका है तो उसका नया औसत। अब देखिए क्या हुआ कि उसने एक मैच खेला, उसमें 30 रन दिए और 8 विकेट लिए, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा लास्ट मैच का? आप बता दो। 8 या 24, 6 0 8 7 56, 8 5 40, 3.75 उसका आखिरी मैच जो उसने खेला है अब तक, उसका जो एवरेज था वो 3.75 था। इसके कारण क्या हुआ, जो उसका इनिशियल एवरेज था वो कम हो गया। कितना कम हुआ? तो 0.5। मैंने क्या कहा कि उसका इनिशियल एवरेज हमें पता नहीं है, तो मैंने कहा जी उसका इनिशियल एवरेज x था। x जब रहा होगा, आप बताइए कि उसका अब तक का टोटल एवरेज x - 0.5 हो गया हो, यानी 0.5 से क्या हो गया? कम हो गया।
अब यहां पर आप बताइए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस आप यहां लिखोगे, ये x माइनस 0.5 है, यानी x से ये छोटा है। तो कितना छोटा है? तो आपने कहा जी 0.5। 0.5 ये क्या है? छोटा है। दूसरे तरफ आप x माइनस 0.5 को अगर x माइनस 0.5 से अगर 3.75 को घटाएंगे तो आप पाएंगे x माइनस 4.25 हो जाएगा। इस चीज का ये रेशियो दिया हुआ है, किस चीज का? इतना रन्स पर विकेट, यानी कि विकेट का रेशियो आ गया। अब ये जो विकेट का रेशियो आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करो, 1 करो इस साइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 8.5। आप यहां से एक चीज बताओ, इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 8। इस एक की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखी है 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x माइनस 8.5 की कितनी हो जाएगी? 1 गुना 8, 8। तो इस तरीके से इसको भी अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 दूनी 16x और माइनस में 64 और 4 68, माइनस में 68, यानी कि इस साइड की वैल्यू हो जाएगी 16x माइनस 68। गौर करना कि इस साइड की भी वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अब तक वो 100 विकेट ले चुका है, यानी इस मैच तक उसने 100 विकेट ले रखा है। इसका मतलब 16x माइनस 100, 16x माइनस 68 का जो मतलब है वो 100 है। यहां से आप 16x की वैल्यू निकालना, 16x की यहां पर वैल्यू निकालना, 16x की वैल्यू, 1 मिनट देखो यहां पर एक गलती की कि अब तक वो 100 विकेट ले चुका है। अब तक का मतलब आखिरी मैच खेलने तक उसने 100 विकेट ले लिए थे, जबकि आखिरी मैच में उसने 8 विकेट लिए थे। तो इस साइड की बात अगर करूं, इस साइड की बात करूं तो इस साइड तक उसने 92 विकेट ही लिए थे, क्योंकि आखिरी मैच में उसने 8 विकेट लिए। इसका मतलब उससे पहले, उस मैच को खेलने से पहले उसने 92 विकेट लिए होंगे। अब इस चीज का वैल्यू जो 16x माइनस 68 है, इसका वैल्यू दे रखा है 98। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आप पाओगे कि x इज इक्वल टू 10 आ गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। इनिशियल एवरेज पता चल गया कि भैया उसका 10 था। अब जो नया औसत होगा x माइनस 0.5 रहा होगा, मतलब अब जो नया एवरेज रहा होगा उसका वो 9.5 रहा होगा, क्योंकि 0.5 की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। इनिशियल एवरेज उसका अगर 10 था तो उसके बाद उसमें 0.5 की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। तो उसका नया एवरेज कितना हो गया? 9.5। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया 9.5। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूँ, क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए कॉन्सेप्ट एक ही है, बट हर एक में क्या है कि थोड़े से लैंग्वेज चेंज करके मैंने लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, थोड़े से क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग करके रखा हुआ है, बस ताकि हर टाइप के क्वेश्चन से आप यहाँ पर ही अवगत हो जाएं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 रन देकर 8 विकेट लिया, मैंने कहा उसका एवरेज निकालो, तो 3.75 आपने एवरेज निकाला। इसके बाद उसका औसत 0.5 से कम हो गया। पहले एवरेज पता नहीं था मुझे, मैंने मान लिया x थी उसकी एवरेज, और उसके बाद 0.5 की कमी होने के बाद x माइनस 0.5 उसका एवरेज हो गया ग्रुप का। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4.25 इज टू 0.5 आया। इसी चीज को मैंने क्या किया, दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने का सिर्फ यही रीजन था कि ये चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सके। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का सेंस, यहां पर 0.5 था तो इसको 1 बना दिया, ताकि 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, तो दूसरे साइड भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होते तो 0.5 की वैल्यू 8 दे रखी थी, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट अगर आपने 16 से मल्टीप्लाई कर दी होती तो पर भी वैल्यू कोई इशू नहीं होती, कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो आपको दूसरे साइड भी 16 से मल्टीप्लाई करनी होती। ठीक है, आप अगर दूसरे साइड 16 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 16x माइनस 16 चौके 64 और 16/4 यानी 64 और 4 68, यानी कि 16x माइनस 68। देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपने 16x माइनस 68 लिखा और इसकी वैल्यू 92। ये 92 कैसे आया? अब तक देखो क्वेश्चन में लिखा है यदि गेंदबाज अब तक 100 विकेट ले चुका है। अब तक का मतलब आखिरी मैच खेलने तक उसने 100 विकेट ले लिया था। आखिरी मैच से पहले उसने 8 विकेट, आखिरी मैच में उसने 8 विकेट लिए। इसका मतलब आखिरी मैच से पहले तक उसने 92 विकेट लिए थे। और उसके बाद फिर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपने पता किया कि x इज इक्वल टू 10 आया, और x इज इक्वल टू 10 आने का मतलब अब तक का जो
अभी तक का जो उसका औसत होगा वो x माइनस 0.5 होगा और वो 0.5 कम करने के बाद 10 माइनस 0.5 9.5 होगा और ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। यदि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो है टीम के अन्य शेष 6 बल्लेबाजों के औसत से 3 अधिक रन बनाते हैं। देखिए टीम में पहले 6 बल्लेबाज हैं, हर 6 बल्लेबाज ने x करके रन बनाए और जो 7वां बल्लेबाज जो कप्तान आए बल्लेबाजी करने के लिए उसने जो औसत x था x से 30 अधिक रन बनाए तो टोटल रनों की संख्या 310 हो गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 7x इज इक्वल टू 280 और यहाँ से x इज इक्वल टू आपको पता चल गया 4 सते 80 4 सते 28 यानी कि x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब एवरेज जो हो गया वो 40 है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कप्तान के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बता दो। तो कप्तान ने आपको तो पता है कि x प्लस 30 यानी एवरेज से 30 अधिक रन बनाए थे, यानी कि 40 और 30 70 रन बनाए थे कप्तान ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 70। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 है। फ्रैक्शन जहां पर दे रखा हो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि कोई भी नंबर जैसे मान लेते हैं कि लेट टोटल स्कोर, मान लीजिए कि कुल रन जो है कुल स्कोर जो है वो 100 है। अगर आपने 100 माना होता तो आप यहां से लिख रहे होते कि जो हाईएस्ट स्कोर रहा होगा, जो उच्चतम स्कोर रहा होगा, हाईएस्ट स्कोर जो रहा होगा वो 100 का 3/11 रहा होगा। आप बताइए इस चीज को कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आ रही है या नहीं? आप कहेंगे इस चीज को जब दिक्कत आ रही है तो इस चीज के लिए हमें ये जो नंबर मानना होता है, इस नंबर को मानने से पहले हमें थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ देखना चाहिए। उसी क्वेश्चन में आप आगे जब पढ़ेंगे उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों का 3/11 है। आप पाएंगे यहाँ पर 2 बार डिवाइड में 11-11 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 11-11 आ रहा है। तो आप इस केस में डिनोमिनेटर में जो है इसी चीज के एलसीएम को लिख सकते हैं। इसी चीज के एलसीएम को तब लिखेंगे जब, सॉरी एलसीएम नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन आप रखें ताकि चीजें आसान हो। आपने क्या किया, टोटल रन 121 लिखा। आपने टोटल स्कोर जो सपोज किया वो 121 किया। क्यों किया? क्योंकि आपको जब ये 3/11 निकालना पड़ेगा ना, तब वहां पर फ्रैक्शन नहीं आएगा। आप यहीं पर देख लीजिए कि 121 का जब आप 3/11 निकालेंगे तो आप कितना पाएंगे, 33। जबकि अगर आपने 100 माना होता, x माना होता, तो ये चीजें थोड़ी फ्रैक्शन में चली जाती और ये चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखी होती। इसके बाद क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि सेकंड हाईएस्ट स्कोर जो था वो रिमेनिंग रन का जो शेष रन था उसका 3/11। आप बताइए 121 अगर टोटल स्कोर हमने जो माना उसमें से 33 हाईएस्ट था, तो अब रिमेनिंग कितने बचे? आप कहेंगे जी 88 का 3/11 जो था वो सेकंड हाईएस्ट स्कोर था, 8 या 24। यहां से आपने क्या देखा, तदनुसार दोनों स्कोरों का अंतर अगर 9 था, हमने जो संख्या मानी थी उसका अंतर कितना है, उसके हिसाब से अंतर 9 है। इसी चीज का वैल्यू क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है, 9। अगर क्वेश्चन में इसी चीज का वैल्यू 9 दे रखा है तो हमारा जो माना हुआ रन है 121, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 121 ही। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल स्कोर बता दो, तो टोटल स्कोर क्या रह जाएगा, यही 121 ही रह जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 121। अगर इस 9 की वैल्यू कुछ भी दे रखा होता, जैसे मान लो इस 9 की वैल्यू दे रखी होती कि 27, इन दोनों का अंतर 27, तो 9 की वैल्यू 27 हो जाती, तो टोटल रन की संख्या कितनी हो जाती, 3 से गुना। देखो यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हम मतलब ये होगा कि हमारे माने हुए मान से 3 गुना वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। तो हमने माना था 121, तो 121 गुना 3 363 हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाता। राइट, चीजें समझ में आ गई। हालांकि इस क्वेश्चन में दे रखा था कि 9 की वैल्यू 9, इसके लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 121। ये था इस सेशन का आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और टेम्परेचर और क्रिकेट पर बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन से आपको अवगत करा दिया मैंने। और उम्मीद करता हूं कि अब आपसे हर टाइप के सवाल जो भी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आए, हर टाइप के सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।